हेलो क्लास 12th, हाउ आर यू। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को और आपने देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और कुछ नहीं है, क्या है बेटा, लाइट है। लाइट सिर्फ वो नहीं होती जो आप देख रहे होते हो, लाइट की एक अच्छी खासी फैमिली है और उसमें सभी आती हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा। तो अब आपका अगला क्वेश्चन होगा कि आपने इनको डिफ्रेंशिएट किस बेसिस पर किया है, ठीक है। तो इनका डिफ्रेंशिएशन का बेस क्या है बेटा, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मतलब कुछ वेवलेंथ के लिए लाइट्स एक जैसे बिहेव करती हैं, कुछ रेंज ऑफ वेवलेंथ के लिए लाइट एक जैसे बिहेव करती है, तो आपने उसकी एक अलग कैटेगरी बना दी, लाइट उसको रेडियो वेव बोल दिया। फिर कुछ वेवलेंथ की रेंज के लिए लाइट अलग तरीके से बिहेव करती है, उसको आपने क्या बोल दिया, माइक्रोवेव बोल दिया, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इनकी प्रॉपर्टी और ये देखेंगे कि इनका असेंडिंग ऑर्डर वेवलेंथ का क्या है और फ्रीक्वेंसी का क्या है, ठीक है। सबसे पहले रेडियो वेव को डिस्कस करते हैं बेटा। देखो, आपको इनकी दो तीन प्रॉपर्टी याद रखनी है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो रेडियो वेव कम्युनिकेशन में यूज़ होती है, ठीक है, और एफएम स्टेशन वाले भी रेडियो वेव का ही यूज़ करते हैं। क्लियर है बात आपको। जो वॉकी टॉकी होता होगा, जैसे आपने देखा होगा फिल्मों में या फिर जो मैरिज प्लेस में देखते हैं आप लोग कि कुछ लोग वॉकी टॉकी के थ्रू क्या रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं, तो वहाँ पर क्या होती है, रेडियो वेव्स यूज़ होती हैं, ठीक है। माइक्रोवेव कहाँ यूज़ होता है, रडार सिस्टम में, ठीक है। मान लो किसी दूसरे देश का अगर कोई विमान अपने देश की सीमा में घुसा है तो आपको कैसे पता चलेगा, रडार सिस्टम से पता चलेगा, और उसमें क्या यूज़ होगी, माइक्रोवेव्स यूज़ होगी, ठीक है। माइक्रोवेव ओवन अपने घरों में होता है फॉर कुकिंग पर्पज़, उसमें भी क्या यूज़ होती है, माइक्रोवेव्स यूज़ होती है, ठीक है। अच्छा, आपने देखा होगा कि क्रिकेट के मैच में जैसे ही गेंदबाज बॉल डालता है तो नीचे टीवी के ऊपर स्क्रीन पर क्या आ जाती है कि स्पीड आ जाती है उस बॉल की, कि ये बॉल इतनी स्पीड से फेंकी गई थी। तो वो स्पीड निकालने के लिए कौन सी वेव का यूज़ किया जाता है, माइक्रोवेव्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इंफ्रारेड टू प्रोड्यूसिंग डिहाइड्रेटेड फ्रूट। आपको पता है कि जो फ्रूट्स हैं उसमें भी क्या होता है, आपका पानी होता है, मोस्टली आपका पानी से बना होता है फ्रूट्स, ठीक है। तो अगर वो पानी आपको निकालना है तो आप किस पर्टिकुलर वेव का या फिर लाइट का यूज़ करोगे, इंफ्रारेड रेज का यूज़ करोगे। क्लियर है बात। जैसे आपने देखा होगा किशमिश, जिसे आप दाख भी बोलते हो, वो एक्चुअली में है क्या बेटा, वो अंगूर है, और उस अंगूर से आपने क्या निकाल दिया है, आपका उसका लिक्विड या पानी निकाल दिया है, ठीक है। और उसके लिए कौन सा प्रोसेस या कौन सी रेज यूज़ की गई है, इंफ्रारेड रेज यूज़ की गई है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको फोटोग्राफ लेना है फॉग और स्मोक के दिनों में तो भी आपकी इंफ्रारेड रेज यूज़ होती है। वेदर की फोरकास्टिंग में भी इंफ्रारेड रेज का यूज़ होता है, ठीक है कि नहीं बात आपको। नेक्स्ट आती है विजिबल लाइट, ठीक है। विजिबल लाइट आपको पता है क्या काम है, विज़न के लिए है, ठीक है, फोटोग्राफी करते हो आप इससे, और इन एस्ट्रोनॉमी टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ द हेवनली बॉडी। क्लियर है बात आपको। हेवनली बॉडी जो होती है, ठीक है, जो आपको पता है कि आकाशगंगा में जो भी बॉडीज़ हैं, हेवनली बॉडीज़ हैं, उनको ट्रैक करने के लिए किसका यूज़ होता है, विजिबल लाइट का यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है यूवी रेज। अच्छा, इसको तो आप जानते होंगे, मतलब इसका हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। आप देखते होगे किसी भी आप रेस्टोरेंट के बाहर जाओ, वहाँ पर सैनिटाइज़र नहीं है, एक मशीन है और उसमें आप हाथ डालोगे तो आप कहते हैं कि आपके जो हाथ है वो साफ़ हो गए हैं। अल्टीमेटली वो किस रेज का यूज़ कर रहे हैं, यूवी रेज का यूज़ कर रहे हैं, तो डिस्ट्रॉय दी बैक्टीरिया, ठीक है। और इससे फूड स्टफ़ को भी प्रिजर्व किया जा सकता है। अब आप देखो वाटर प्योरीफायर, कई बार ऐड आती है टीवी में और उसमें बोलते हैं यूवी वाटर प्योरीफायर है, तो वो जर्म्स को मारता है वाटर के अंदर, ठीक है, यूवी रेज, ठीक है। एक्सरे तो आप अमूमन जानते ही होगी, आपका इन सर्जरी अगर मान लो किसी को फ्रैक्चर वगैरह हो जाए तो हम लोग क्या कराते हैं, एक्सरे कराते हैं। तो सर्जरी में डिटेक्शन ऑफ द फ्रैक्चर वगैरह के लिए आप एक्सरेज का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से इंजीनियरिंग में भी हम यूज़ करते हैं एक्सरे का। मान लो आपने कोई भी ये एक पर्टिकुलर मेटल बनाया या फिर कोई भी चीज़ आपने बनाई, ठीक है। अब देखने से बाहर से अच्छी खासी लग रही है, लेकिन कल को जब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे तो इसके अंदर सेंटर में कोई होल रह गया हो, कोई क्रैक रह गया हो, ठीक है कि नहीं बात आपको, कोई फॉल्ट आ गया हो, तो उसको कैसे पता करें, क्योंकि अगर आपने इसको लगा दिया किसी भी सर्विस के ऊपर तो हो सकता है कि सबसे जल्दी फेलियर यही करे। तो आपको ऐसे किसी भी चीज़ की स्ट्रेंथ या फिर बतानी हो कि भाई ये इसमें कोई भी फ्लो नहीं है, तो आप क्या करते हैं, उस मटेरियल का एक्सरे, उसके ऊपर एक्सरे डालते हैं, ठीक है कि नहीं बात आपको। जैसे हाथ के ऊपर डालते हैं ना, वैसे मटेरियल के ऊपर डालते हैं, तो उस केस में आपको डिटेक्ट कर पाते हो आप क्रैक्स, फ्लोज और फॉल्ट को, ठीक है। लास्ट है आपका गामा रेज, ठीक है, और ये आपको पता है कि कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है, ठीक है कि नहीं बात आपको। और गामा रेज अल्टीमेटली न्यूक्लियर रिएक्शन में भी यूज़ होती है, ठीक है कि नहीं बात आपको। और गामा रे, क्योंकि आपने देखा होगा कि गामा रेज जब प्रोड्यूस होती हैं, केमिस्ट्री वगैरह में आपने पढ़ा होगा, गामा रेज प्रोड्यूस होती हैं, तो उन गामा रेज को पढ़कर आप एटम के स्ट्रक्चर को भी बता सकते हो। क्लियर है कि नहीं बात आपको। तो इन्फॉर्मेशन अबाउट देती हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर है बात। अब इनको याद करने का एक तरीका बताता हूँ। देखो,
इसी पैटर्न में आपको याद करना है। याद करने का तरीका बताता हूँ। आपने EMI सुना होगा, है ना? वैसे ही अब आपको याद रखना है RMI, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड। क्लियर है? और बीच में आएगा विजिबल लाइट। ठीक है, RMI विजिबल, और फिर आपके इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट UVXY। क्लियर है बात? RMI विजिबल, UVXY। क्लियर है बात आपको? ठीक है जी, इनको नोट कर लें। अच्छा, अब बात ये करते हैं कि किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है और किसकी वेवलेंथ कम है। क्लियर है बात आपको? देखो, इस पर्टिकुलर की वेवलेंथ सबसे अधिक है, और ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है वेवलेंथ का, और इसकी वेवलेंथ सबसे कम है। क्लियर है बात आपको? ठीक है। अब विजिबल लाइट में आपने पढ़ा होगा जो 7 कलर होते हैं रेनबो में, डेट इज़ विबग्योर, है ना? तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे अधिक होती है। मैं इस रेंज की बात कर रहा हूँ। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे अधिक होती है और वॉयलेट की सबसे कम होती है। क्लियर है बात आपको? ठीक है, तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है किसका? वेवलेंथ का। अब आपको पता है, क्योंकि ये सभी स्पीड ऑफ लाइट से चलेंगी, क्योंकि ये लाइट का ही तो पार्ट है यार। तो C जो आपको पता है वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और डिस्प्लेसमेंट यहाँ किससे नापी जाएगी? वेवलेंथ से। और टाइम, ठीक है, और 1/टाइम क्या होता है बेटा? फ्रीक्वेंसी। तो C = लैम्डा न्यू। क्लियर है बात आपको? अब ध्यान से सुनो, C = लैम्डा न्यू। अगर मैं न्यू को नीचे लेके जाऊँ, ठीक है, C तो कांस्टेंट है, देखो जरा ध्यान से, लैम्डा = C/न्यू। C तो कांस्टेंट है, अगर जिसका लैम्डा ज़्यादा होगा उसकी म्यू क्या होगी? कम होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम। तो उल्टे ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कम है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या है? सबसे अधिक। क्लियर है? तो दिस विल बी द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? इसको नोट करें और आपको इसको याद करना है, और 2-3 प्रॉपर्टी हर पर्टिकुलर वेव की आपको याद होनी चाहिए। ठीक है बेटा? एक डाउट बच्चे मेरे से बार बार पूछ रहे हैं कि कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर कैसे है? ये काफ़ी न्यूमेरिकल्स में आपकी बुक्स में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए उसको देख लेते हैं। देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि ये कैपेसिटर है और इसको आपने किससे जोड़ दिया है? एक बैटरी से जोड़ दिया है ना? और जो ये करंट यहाँ से फ्लो करेगा उसे बोलता हूँ मैं कंडक्शन करंट, और जो यहाँ पर करंट होगा इमेजनरी, उसको क्या बोलते हैं आप? डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, और आपको प्रूफ करना है कि I = ID है। ठीक है भाई, चलिए समझते हैं। ID मैंने आपको बताया क्या हुआ है? ε0 d∅/dt, और फ्लक्स कौन से वाला? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर है बात? तो ε0 d/dt, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? E × A लिख सकता हूँ। क्लियर है बात आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कितनी होती है? ये आपने पढ़ा हुआ है, d/dt ये होती है आपकी क्या? σ/ε0। याद है बेटा? सर सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ε0 को बाहर लेके जाओ और ये एक दूसरे को काट देंगे, तो आपके पास क्या बचेगा? d/dt, और सिग्मा को क्या लिख सकता हूँ मैं? Q/A। ठीक है कि नहीं बात आपको? एंड × A से A मर गया, तो आपका ID किसके बराबर आया? ID आया आपके पास dQ/dt। ठीक है, कितना चार्ज, कितनी जल्दी चार्ज चेंज हो रहा है प्लेट्स के ऊपर। ठीक है कि नहीं बात आपको? देखो, इनिशियली होगा क्या, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ प्लस चार्ज आएगा और लेट यहाँ पर कुछ नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर है बात आपको? और फिर ये जितना प्लस बढ़ता जाएगा उतना ही करंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब आप एक बात सोचो, इन पर प्लस और माइनस लाने का काम किसका है? इसका है। नोटिस करो, होगा क्या कि इससे इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे और इसको इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे इस प्लेट को। अल्टीमेटली आपको पता है कि करंट और इलेक्ट्रॉन अपोजिट भागते हैं, तो अगर I इस तरफ जा रहा है तो इससे इलेक्ट्रॉन इस तरफ लेकर इस तरफ दिए जा रहे हैं, तो इस पर क्या आ गया? प्लस, और इस पर क्या? माइनस। जितना I ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही प्लस और माइनस यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है? मतलब इस प्लेट पर चार्ज लाने का काम कौन कर रहा है? ये I, और इन्हीं चार्ज की वजह से कौन आ रहा है? ID आ रहा है। तो अल्टीमेटली I और ID क्या है? बराबर है बेटा। आप इसको ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर ये तार होती तो यहाँ तो बाहर तो I होता और यहाँ पर क्या होता? ID विच विल बी इक्वल टू I, लेकिन यहाँ पर कैपेसिटर है रियलिटी में और वो आपको दिख नहीं रही है, एक वायर दिख नहीं रही है जिसमें से I ही क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। एक बात सोचो बेटा, आपने ID को कैसे प्रूव किया था कि इसकी वजह से यहाँ पर आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। ठीक है, और जब आपने पोर्ट टाइप स्ट्रक्चर लेते हो तो आप बोलते हो कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं आ सकता एम्पियर सर्कुलर लॉ से। ठीक है, तो आपने वहाँ पर ID को इंट्रोड्यूस किया और बोला कि इस ID की वजह से यहाँ पर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा, और सेम मैग्नेटिक फील्ड होगा, और सेम मैग्नेटिक फील्ड तभी हो सकता है जब दोनों क्या हों? बराबर हो। क्लियर है बात आपको? ठीक है, नोटिस कर लो, फिर इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन करवा देता हूँ। चलिए बेटा, 2 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं।
एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड है और एट ए पर्टिकुलर टाइम जो इस पर्टिकुलर कैपेसिटर के बीच में वोल्टेज चेंज हो रही है, कितनी तेज़ी से हो रही है, dV/dt कितना दे रखा है 6 वोल्ट पर सेकेंड, और आपसे डिस्प्लेसमेंट करंट पूछा गया है। ठीक है, तो जो बेसिक है उसी के साथ चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट d phi e बाई dt है ना, और एप्सिलॉन नॉट d, इस फाई को क्या लिख सकता हूँ मैं, e इंटू ए, क्लियर है कि नहीं बात आपको, डिवाइडेड बाई dt। e को क्या लिख सकता हूँ मैं, v बाई एल, क्लियर है कि नहीं बात आपको, v बाई एल, और इंटू ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, E को मैंने क्या लिख लिया, v बाई एल, आपको पता है E इज इक्वल टू वी बाई एल होता है ना, dv बाई डी डी ई डी एल ये होता है ना, पता है ना आपको। तो अल्टीमेटली मैंने वो लिख लिया है। अब A और L कांस्टेंट उनको बाहर निकाल लीजिए, कैपेसिटर का एरिया और ये लेंथ चेंज होने वाली नहीं है। ठीक है, L क्या थी, कैपेसिटर्स के प्लेट्स के बीच में लेंथ, तो A एप्सिलॉन नॉट बाई एल और d बाई डी टी ऑफ v बच जाएगा। ठीक है, dv बाई डी टी आपको गिवन है ना, और ये देखो क्या बन गया, ये कैपेसिटेंस होती है कैपेसिटर की, a एप्सिलॉन नॉट बाई d। ठीक है, तो उसको फैराड वगैरह को चेंज कर आप पुट करेंगे, यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट करंट। इस क्वेश्चन को देखिए, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कहाँ मूव कर रही है, x डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, और उसकी वेवलेंथ आपको कितनी दे रखी है, 5 mm। इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में वेरी कर रही है और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 30 है। राइट द इक्वेशन ऑफ E एंड B। ठीक है, तो E की इक्वेशन याद आपको, E किस में जा रही है, y में, तो E नॉट साइन के x, क्योंकि x डायरेक्शन में वेव है, माइनस ओमेगा t, ये मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा क्लास 11th को याद करो, अगर कोई x में जा रही हो, ठीक है कि नहीं बात आपको, तो उस केस में इक्वेशन कैसे लिखते थे, E y इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। बेटा थोड़ा ध्यान से देखो, अगर x पॉजिटिव में वेव जा रही है तो यहाँ पर माइनस आएगा, अभी के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, वरना आप क्लास 11 से जाकर कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। ठीक है, अगर वेव ऐसे जा रही होती तो फिर ये इक्वेशन चलती, क्लियर है कि नहीं बात आपको। अगर पॉजिटिव x में वेव जा रही है तो x के सामने माइनस आएगा, अगर नेगेटिव x में वेव जा रही है तो x वाली क्वांटिटी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्लियर है बात आपको। और b किस में जाएगी, क्योंकि वेव x में जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड y में है, तो b किस में होगा, z में होगा, b नॉट साइन। ठीक है, और क्योंकि अब ये वाली फॉर्म लिखूंगा मैं, है ना, समझ आई बात आपको, ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्योंकि वेव किस में जा रही है, x में जा रही है। ठीक है, तो दोनों के लिए ये लिख लेंगे। के आपको पता है क्या होता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा, है ना, लैम्डा आपको गिवन है, mm में है, मीटर में कन्वर्ट कर कर के निकाल लेना। अच्छा जी, बी ई नॉट आपको पता है, बी नॉट आपको पता है क्या होता है, ई नॉट बाय सी, सी स्पीड ऑफ लाइट, तो बी नॉट का भी गेम ओवर। अब अल्टीमेटली के आ गया अपने पास, दोनों में ई नॉट बी नॉट आ गया, अगर ओमेगा और निकल जाए तो बात खत्म, आप इक्वेशन लिख लोगे, इक्वेशन ही तो लिखनी है ई और बी की। तो ओमेगा क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी, है ना। अभी अभी आपको मैंने बताया कि स्पीड ऑफ लाइट से वेव चल रही है और कितनी वेवलेंथ कवर कर रही है, लैम्डा, कितने समय में, टी, तो टी किसके बराबर आ गया, लैम्डा बाय सी के। क्लियर है बात आपको, तो 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू सी, दिस इज नथिंग बट के बेटा के, तो ओमेगा किसके बराबर होता है, के सी के बराबर होता है। ठीक है, तो के यहाँ से निकाल लिया था तो ओमेगा भी निकल जाएगा, ओमेगा को पुट करेंगे, यू विल गेट द आंसर। क्लियर है बात आपको। तो होपफुली आपको लेक्चर समझ आया होगा, कोई डाउट हो तो तुरंत पूछिए आप। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।